तो अब जैसे अपन क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम, तो अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अपन क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे थे, और क्वांटम नंबर्स में अपन ने पढ़ा था देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। एन, एल, एम एंड एस। फर्स्ट 3 जो होते हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन से आते हैं। फोर्थ वाला हमें लिखना होता है टू गेट द राइट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। और अपन ने पूछा था कि भाई अगर किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वांटम नंबर से अपन बता सकते हैं। फर्स्ट 3 जो होते हैं वो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज फर्स्ट वाला जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अपन को एक बात पता है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर एन। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेटर एन से डिनोट करोगे तो इट्स वैल्यू सिग्निफाइज। अब एन का नंबर तो अपन हर बार तुम देखोगे तो अपन ऐसे लिखते हैं ना 2n²। तो एन क्या होता है? नंबर फॉर द शेल। या mvr इज इक्वल टू nh/2 तो एन क्या होता है? नंबर फॉर द शेल। या अपन ने रेडियस लिखा, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z तो n क्या था? नंबर फॉर द शेल। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में n हमेशा ही नंबर फॉर द शेल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपन कहते हैं कि भाई ठीक है, इट्स वैल्यू, इसका अगर अब मुझे वैल्यू पता है तो मुझे शेल का नंबर पता होगा। सिग्निफाइज द शेल विच, है ना, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो इसका वैल्यू जो होगा ना क्वांटम नंबर का वैल्यू, दैट विल सिग्निफाई द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है। और अगर अपन को शेल पता होगा सो वी आर एबल टू कैलकुलेट एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वो रेडियस, ये सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, अगर अपन को शेल का नंबर पता होगा। दूसरा क्वांटम नंबर था दैट इज एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको अपन ने डिनोट किया था एल से, और अपन ने लिखा था इट्स वैल्यू सिग्निफाइज the subshell in which electron is present, subshell in which electron is present, है ना, which electron is present, ठीक है। तो अपन ने लिखा था भाई सबशेल जो होता है ना वो ऐसा होता है, सबशेल, सबशेल होता है S, P, D, F, G, इस टाइप से होता है। और वैल्यू ऑफ एल उनके शेप पे डिपेंड करता है, अपन लास्ट टाइम शेप वगैरह पढ़ चुके हैं, वो अपन को पता है कैसे बताना होता है अपन को वैल्यू ऑफ एल। इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। फिर अपन ने लास्ट में लिखा था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल, मोमेंटम ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट, है ना, दैट विल बी इक्वल टू, वो mvr था, अपन उसे किसी एल से या किसी भी उससे डिनोट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू nh/2 वेयर n इज नंबर फॉर द शेल, h/2 कांस्टेंट है, वी नो दैट। किसी को कुछ पूछना है तो बता देना। और अपन ने लिखा था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, मोमेंटम ऑफ, अब जो शेल का मोमेंटम होगा ना या ऑर्बिट का मोमेंटम होगा, वही मोमेंटम उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका होगा। एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल लिख सकते हैं अपन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। तो अपन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। तो L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 ये बोला था मैंने। और अपन ने लास्ट में लिखा भी था कि देखो भाई h/2 कैन बी रिटन एज डायरेक्ट h,
h/2 इज इक्वल टू h और उसका ऐसे उसको ऐसे उसकी स्वर को डाल देते हैं, तो डायरेक्ट एच बोलते हैं अपन उसको, है ना, ऐसे एच बार बोलते हैं उसे, बट इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एच। ठीक है, तो डायरेक्ट सर एच उसका वैल्यू कुछ होता है? एच का वैल्यू तो अपन को पता है ना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 एच का वैल्यू। और एल का वैल्यू ये तो लिखा हुआ है भाई किसी सर भी। डायरेक्ट एच का वैल्यू? हाँ, तो डायरेक्ट एच का वैल्यू मतलब आप बता दो ना, 0.225 इंटू 10 की पावर माइनस 30, डायरेक्ट एच का वैल्यू। पर एच के वैल्यू एच का वैल्यू अपन ने ऐसे लिखा था ना, एच बाय, तुम्हें याद होगा अपन ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में ये लिखा था h/4 है ना, तो h/4 अपन ने लिखा था कितना, अपन को पता है h/4 लिखा था आपने 0.526 इंटू 10 की पावर माइनस 30 जूल सेकेंड। अब आप h/2 पूछोगे तो मैं कहूंगा ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसको अज्यूम कर लो, इसको अज्यूम कर लो, तो इसका मतलब इसको h/2 कर देते हैं, इसको तो डिवाइड बाय 2 करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा h/2 का, हो गया। तो इससे अपन कैलकुलेट करते हैं h/4 तो अपन को पता है, या फिर आप ऐसे ही कर लो सीधा सीधा इधर ना 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपने आप ही कर लेना, 2 और पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.313, अब 3.313 इसको कैंसिल कर देते हैं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट 1 ना, 1 से भी छोटा 0.99 इस टाइप से आ रहा है, उससे आ जाएगा मुझे से, तो कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 1 से बड़ा होगा? हाँ 1 से बड़ा करने वाला था मैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया ना, यहाँ पर 1 था, तो 1.046 ऐसे कुछ ये ले आ गया इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34, बता दो दैट इज h/2 है ना, आ जाएगा, तो अपन बता देंगे, ये लो भाई आ गया अपने पास h/2 का वैल्यू, ठीक है, तो h/2 का वैल्यू। अब अपन चेक करेंगे, ये तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, अब अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आज अपन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ना था। सर ये भी पढ़ाया था। ये भी पढ़ा दिया था? हाँ सर, फोर्थ वाला बचा है सिर्फ, स्पिन हाँ सर। क्वांटम नंबर। अच्छा एक बात बताओ, है ना, अपन कहेंगे लास्ट में एक पॉइंट लिखा अपन ने, ऑर्बिटल वेव फंक्शन करके कोई पॉइंट लिखा क्या अपन ने? नहीं सर। ये वर्ड यूज किया क्या? सर आपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज किया था। ना 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 ना, वो नहीं, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल तो सेकंड में यूज किया अपन ने, थर्ड में बात कर रहा हूँ, थर्ड में अपन ने वैल्यू ऑफ एल लिखे हुए है ना, वैल्यू ऑफ एल से वैल्यू, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ना, रुको थोड़ी देर, मतलब कोई बात नहीं, चलने दो जो है, ठीक है, मैं लिखूंगा सब शेल, फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एम। सर ये लिखा था कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इनसाइड द लोब्स रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। चलेगा बेटा, रहने देना, अब तो अपन मतलब अब तो सर आपको जो बताना है वो बताओ, जो लिखा होगा वो ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं अपन को, ठीक है ना, अब तो अपन इस पे आगे कि आपको जो बताना है आप बताते रहो, ठीक है, मुझे ना, क्योंकि अगर मेरा सीक्वेंस गड़बड़ हुआ ना तो फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा फिर वो कहीं नहीं आएगा, इसलिए यहीं आना चाहिए, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, रुक जा। अपने पास एस पी डी और एफ बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ एल इज 0 1 2 3, वैल्यू ऑफ एम इसके लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ एम अपन लिखते हैं क्या, प्लस माइनस एम जो होता है प्लस माइनस एल एन जीरो। तो इसके लिए अपन लिखेंगे -1 0 +1, इसके लिए -2 0 +1 +2, तो अपन क्या करेंगे -2 -1 0 +1 +2 +3, अब देखना इसका एक ही बॉक्स बनता है और उस बॉक्स के लिए एक ही वैल्यू होगी एम की,
इसके 3 बॉक्स बनते हैं। किसी में भी आप +1 लिख लो, किसी में भी 0 लिख लो, किसी में भी -1 लिख लो, क्योंकि एनर्जी सभी की सेम होती है। इसका भी 5 ऑर्बिटल बनता है। अब किसी में भी 0 लिख दो, किसी में -1 लिख दो, -2 लिख दो, +1 +2 और 0, 5 हो गया। -1 -2 तो 5 हो गया। इधर वाले पार्ट को हटा दो। ये 5 वैल्यूज होती हैं। इसके 7 वैल्यूज होंगे, सभी को एक नंबर दे देंगे। अब अपन ने लिखा होगा यहाँ पर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अपन ना कभी भी ना वी कैन प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ n and l easily for electron in an atom, but exact value of m require more information. ठीक है, कैसे? अपन ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम होती है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, मोर इंफॉर्मेशन बाय ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, अपने पास मान लो 3 p ऑर्बिटल्स है, तो इन तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब तीनों p ऑर्बिटल, एक px पे होता है, एक py पे होता है, एक pz पे होता है। मैंने आपको ऑर्बिटल भेजे थे 3D ऑर्बिटल, एक जो लिंक शेयर किया था ना 3D ऑर्बिटल का। Yes, sir. हाँ, तो ऑर्बिटल्स देखे होंगे आपने। तो ये ना px था, ये py था, ऑब्वियसली बात है ये pz हो जाएगा। अब तीनों के शेप और साइज एक जैसे हैं, मतलब तीनों का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी एक जैसा होगा। ये px है, ये py हो गया, ये pz हो गया। कोई भी x ले सकते हो, कोई भी y ले सकते हो। इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इन तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन अपन डाल सकते हैं पहले, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक जैसी है, तो एनर्जी एक जैसी है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, व्हेन एटम इज placed in magnetic field, external magnetic field, अगर अपन एटम को ना मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इफ एटम इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जिनकी एनर्जी सेम होती है, इनको कहते हैं अपन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। Degenerated orbitals. The orbitals of same energy is called degenerated orbital. तो जब अपन ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो इनका डीजेनरेसी, इनका एनर्जी जो इनका डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये आपस में टूट के किसी का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो किसी का एनर्जी कम हो जाएगा, और एक का एनर्जी उतना ही रहेगा। तो इनको अपन कहते हैं नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। दीज आर कॉल्ड नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी, और नॉन डीजेनरेसी का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अपन इसको -1 दे देते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसको +1 दे देते हैं, और ये 0 हो जाएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ये तीनों ब्रेक होके ऐसे बन जाएंगे। अब डिफरेंट एनर्जी से क्या मतलब है आपका? तो अपन कहेंगे डिफरेंट एनर्जी से मतलब है जो ये अपन को नॉन डिजेनरेटेड दिख रहे हैं ना, वो इस टाइप से हो जाएंगे। एक का एनर्जी बढ़ गया, एक का एनर्जी कम हो गया, और एक उतना ही रहा जितना पहले था।
मतलब किसी का एनर्जी, ये px का एनर्जी कम कर दिया अपन ने, py का एनर्जी अपन ने उतना ही रखा, py का एनर्जी अपन ने, pz का एनर्जी उतना ही रखा और px py को मैंने बढ़ा कर दिया। तो किसी की एनर्जी बढ़ गई तो इसमें अगर इसके हिसाब से इसमें लिखेंगे तो अपन ये py लिख लेंगे, ये pz हो जाएगा और ये px। तो अपन को पता चलेगा, अच्छा pz जो है वो 0 होता है, py 1 होता है और px जो होता है वो -1 होता है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास पहुंच जाएगा, और जिसकी एनर्जी कम है, जैसे ये px था, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, इसमें उतना ही रहा जितना पहले था। तो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अपन कहते हैं नॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो अपन फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, वरना विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम फिक्स्ड एनर्जी नहीं बता सकते। फिक्स नहीं बता सकते कि m ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हम सबको पता है कि अब उसमें अब इनकी एनर्जी सेम थोड़ी है, दे आर नॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अगर इनकी एनर्जी सेम नहीं है तो किसकी एनर्जी सबसे कम है, तो अपन कहेंगे px की। अगर px की एनर्जी सबसे कम है तो जब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब पहले तो अपन किसी में भी ऐड कर सकते थे क्योंकि तीनों की एनर्जी एक जैसी थी। टोटल एनर्जी हो तो p विल रिमेन सेम, यस। किसी का एनर्जी कम हुआ, किसी का बढ़ गया, किसी का 0 है, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात कर रहा था कि पहले तो अपन किसी में भी फिल कर देते थे क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी थी। अब ऐसा नहीं है, हम पहले px को फिल करेंगे, फिर py को फिल करेंगे, फिर pz को। मतलब अब p ऑर्बिटल में जो अपन इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते थे कि पहले अपन कहते थे भाई कहीं भी फिल कर दो इनमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें इसमें, या पहले इसमें फिल करो फिर इसमें कहीं भी, अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या करना होगा हमें, तो अपन कहेंगे भाई अब इस केस में अपन क्या करेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसको फिल करेंगे। मतलब p ऐसे फिल किया जाएगा, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी नहीं। भाई इनकी एनर्जी तो ज्यादा है, पहले अपन सिमिलर एनर्जी थी तो एक एक फिल करते थे, तो अपन कहेंगे अब ऐसे थोड़ी फिल करेंगे अपन, अब तो सीधा सीधा फिल करेंगे सर। क्या फिल करेंगे, अपन कहेंगे अगर आप ऐसे देते हो अलग अलग एनर्जी, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसको फिल करो, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले को फिल करो, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले को फिल करो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे, फिर मैं किसी में भी इलेक्ट्रॉन डाल। अभी ये डिफरेंट एनर्जीज के हैं तो अपन से इसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसको पहले फिल करते हैं, हमेशा यही रूल फॉलो करते हैं अपन। ऑर्बिट विच हैव लोएस्ट एनर्जी पहले उसको फिल करें। तो दिस इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड वाले इफेक्ट है, इट इज कॉल्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करते हैं ना एटम को, द स्टडी ऑफ एटम इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। ये होता है स्टडी ऑफ एटम इन मैग्नेटिक फील्ड is called Zeeman effect. इसको अपन Zeeman effect कहते हैं। अच्छा, अपन को आज तक कोई क्वेश्चन भी नहीं आया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ना ही हमें कोई बताने वाला और ना अपन बताएंगे, अपन को आता भी नहीं है क्वेश्चन Zeeman effect वाला। सो एग्जैक्ट वैल्यू अपन सिर्फ किसके लिए बताएंगे, n के लिए और l के लिए, m के लिए भी अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब ऐसा क्या हो रहा था जिससे कि मतलब ये स्प्लिट हो जा रहे थे। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दूसरा, दैट इज when an atom is placed in the magnetic field, atom is placed in the magnetic field, in magnetic field, the electron in an atom
behaving as a tiny magnet, magnet interact with external magnetic field, magnetic field and arrange itself in a region around the nucleus. These regions are called orbitals. अभी व्हाट हैपेंस ना, पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। होता क्या है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हो रहा होता है वो घूम रहा होता है। इट इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अपन सबको पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो उसमें हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल। सभी मूविंग चार्ज पार्टिकल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट? तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे परपेंडिकुलर उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे अपन को पता है अगर कोई वायर है, लाइव वायर, करंट, उस वायर में करंट है, तो अपन से घर में भी कहा जाता है या आपने सुना भी होगा कि देखो उस वायर में करंट है, उससे दूर रहना। दूर रहना क्यों? पास जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पास जाने में ऐसा ना हो कि आप उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। आपको वायर टच करने की जरूरत नहीं है, आप उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी आओगे तब भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि वो अपने आप ही आपको पुल कर लेगा। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना, वो लोकल ट्रेन रूफ पे बच्चे बैठे रहते हैं और फिर वो उसके बाद वायर उनको कैच कर लेता है, वो उनको पकड़ लेता है, क्योंकि उसका उसमें हाई टेंशन वायर ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा होता है। मैग्नेटिक फील्ड उसका इतना बड़ा होता है कि अगर उसके पास जाएगा कोई 1 फीट के आसपास तो वो उसको पकड़ लेगा। तो ईच मूविंग चार्ज पार्टिकल विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो अपन सबको पता है भाई, अगर कोई मैग्नेट है अपने पास तो उसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अब अपन कहेंगे कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन का मतलब उस इलेक्ट्रॉन में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे। तो जब अपन इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मतलब एक पहले से एक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इसमें, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इससे परपेंडिकुलर कर लेते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब परपेंडिकुलर करोगे तो अपन कहेंगे ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि अपने पास हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एटम को रखेंगे तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ पोल जैसे उससे इंटरेक्ट करे। अगर नॉर्थ नॉर्थ से और साउथ साउथ से इंटरेक्ट करेगा तो इनमें रिपल्शन होगा, इनमें आपस में रिपल्शन होगा। हम सबको पता है, अपने क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि अगर नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो रिपल्शन होगा, साउथ पोल को पास लेके आओगे तो रिपल्शन होगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आओ और साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आओ तो उसमें अट्रैक्शन होगा। अगर इनमें अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और अगर रिपल्शन हुआ तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं हुआ तो एनर्जी सेम रहेगी। तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि भाई यहां पर क्या हुआ, इसमें अट्रैक्शन, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन, एनर्जी सेम। इसमें रिपल्शन हुआ होगा तो एनर्जी बढ़ गई, इसमें अट्रैक्शन हुआ होगा तो एनर्जी कम होगी।
तो अपन कहेंगे भाई उसमें ना अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा तो एनर्जी, अगर अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन हुआ तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ भी नहीं हुआ तो एनर्जी जीरो रहेगी। तो मैंने यही कहा कि when an atom is placed in a magnetic field, the electron in an atom behave as a tiny magnet, मतलब एक छोटा सा मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, which interact with the external magnetic field, which interact with the external magnetic field, और उसके साथ इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, एंड अरेंज इटसेल्फ इन अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, दीज रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल। तो इसके इंटरेक्शन के बाद एटम में कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, वो रीजन जहां ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करेंगे उनको अपन कहते हैं ऑर्बिटल। Each orbitals are defined by definite set of क्वांटम, मतलब हर एक के लिए एन भी होगा कि शेल में है कि सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में है। These definite regions are called orbital wave function. Orbital wave function. These regions are called orbital wave function. Wave function. उन रीजन को अपन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस होते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर शाई, डिनोटेड बाय शाई। ये लेटर जो होता है उसको अपन कहते हैं शाई। ये जो त्रिशूल जैसे लेटर होता है ना, इसको अपन कहते हैं शाई। तो ये उससे डेजिग्नेट होता है, राइट, एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय द लेटर शाई। तो जो शाई होता है उसको अपन कहते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन। शाई इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। So where the psi is called orbital wave function. So orbital wave function जिसको अपन psi से डिनोट करते हैं, that depends on two wave function, that is called radial wave function multiplied by angular wave function ये इन पे डिपेंड करेगा। तो अपन कहेंगे ऑर्बिटल वेव फंक्शन को अपन psi से डिनोट करेंगे, रेडियल वेव फंक्शन को r लिख देते हैं और एंगुलर वेव फंक्शन को a लिख देते हैं। ये जो शाई होता है दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, अपन को पता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन विल डिपेंड ऑन दीज क्वांटम नंबर्स n, l और m पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस। r जो रेडियल वेव फंक्शन है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, और एंगुलर वेव फंक्शन विल डिपेंड ऑन द, वी कैन से दैट दिस इज रेडियल वेव फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन n एंड l, और एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है l और m पे, एंगुलर वेव। सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, वेयर r radial wave function signifies the distance of electron from the nucleus, the distance of electron from nucleus, and angular wave function a, that is a angular wave function, right, the a which is an angular wave function so that is angular wave function depends on, that is signifies, अपन signifies लिख लेते हैं, उसको भी signify लिखा था अपन ने, the orbital in which the electron is present of subshell in which electron is present.
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज हाउ वी कैन। तो ये अब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पहले अपन कहेंगे भाई बताओ कौन सा सबशेल है और फिर बताओ कौन सा ऑर्बिटल है, एल और एम। तो एम अगर पता होगा तो एम का वैल्यू 0 है तो पीजेड हो गया, लाइक दैट वी कैन राइट। ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मतलब वी कैन राइट दैट कि भाई ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये और भी मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में, बट अभी अपन इसको याद रख लेते हैं कि आपने मुझे ये बताया था कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है वो रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। रेडियल वेव फंक्शन मतलब आप मुझे डिस्टेंस बताओगे न्यूक्लियस से, और एंगुलर वेव फंक्शन मतलब आप मुझे ऑर्बिटल बताओगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये वाला पार्ट अपन याद रखें। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ वाला। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, इट सिग्निफाइज द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन on its own axis, तो अपन को पता है कि देखो अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है, जैसे अर्थ रोटेट करता है ना, अर्थ अपने ऑर्बिट में रोटेट करेगा ना, तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और ऑर्बिट में भी रोटेट करता है। मतलब इट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऐसे घूमता भी रहता है और ऐसे भी घूमता है ना। तो यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो अपन को एक बात पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार इधर एक ऑर्बिटल में और एक बार इधर एक ऑर्बिटल में। अगर इधर होगा तो अपन ऐसे डिनोट करेंगे, और इनके मैग्नेटिक स्पिन अगर अपन कहेंगे तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर घूमते घूमते इधर आएगा तो नॉर्थ नीचे आ जाएगा और साउथ ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। नॉर्थ ऊपर लिख देंगे, और अगर घूमते घूमते जैसे इधर है, ये घूमते घूमते इधर आएगा तो ऐसे ये आया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो नीचे एन लिख देंगे, ऊपर अपन ऐसा जाएगा, ऐसे हो जाता है। सो रोटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, राइट? इफ it rotates in clockwise direction, that is called the upspin of electron. तो ऐसे बता देंगे upspin of electron. Then its value is, then s, that is spin quantum number का जो value होगा, that will be equal to +1/2। +1/2 तो अपन कहेंगे भाई देखो आपने सारे नंबर्स तो ले लिए, 0 भी ले लिया, -1, -2, -5, -1, 2, 3, 4, 5 सब तो ले लिया, अब फ्रैक्शन ही बचा हुआ, तो अपन ने फ्रैक्शन ले लिया +1/2, ठीक है। And if it rotates, and if it rotates anti-clockwise direction, अपन इसको ना डाउन स्पिन भी कहते हैं, ये डाउन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डाउन स्पिन होता है। Then the value of s will be equal to -1/2। अब सारे नंबर्स अपन ले चुके थे, इसलिए अपन ने s का वैल्यू अब -1/2 और +1/2 लिया। तो अपन कहेंगे सर ऐसे नहीं कर सकते, +3/2 -3/2, नहीं बना। अपन को चाहिए था कि अगर इन दोनों का सम हो तो 1 आ जाए, तो हाँ, तो उसमें भी तो 1 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपन को बुक्स में सबने 1/2 और -1/2 लिया, तो अपन को लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, ऐसे है, इसका रोटेशन मान लो क्लॉकवाइज को ऐसे मान लेते हैं,
ऐसे होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे घड़ी घूमती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका रोटेशन ऐसे हो जाएगा। इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से ही इनका मैग्नेटिक स्पिन जो है वो कैंसिल होता है, और दैट्स वाई एक छोटे से रीजन में, जिसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं, वहां 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन का रहना बड़ा मुश्किल होगा। ये अपन -1/2 लिख लेते हैं, ये +1/2 लिख लेते हैं। अप स्पिन डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब इसमें आप ये बताओ, अगर मुझे गिवन है दैट इज मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपन कहेंगे इसको ना ms से डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू √of s into s plus 1 h/2। तो अपन कहेंगे मैग्नेटिक स्पिन में तो सर जो s, जो वेयर s is, s कैन बी +1/2 और -1/2। -1/2 तो हो ही नहीं सकता रूट में, है ना, तो अपन +1/2 लेके देख लेते हैं। Therefore value of ms is always क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं भाई, 1/2 into 1/2 + 1 h/2 पाई। तो क्या आ जाएगा अपने पास, इधर 2 + 1 हो जाएगा 3/2 + 1/2 है ना, तो 3/2, और 3/2 को 3/2 से, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 आ गया h/2 पाई, ये हो जाएगा। और h/2 पाई को डायरेक्ट h लिख सकते हैं, मतलब √3/2 डायरेक्ट h। इसका वैल्यू कभी s का वैल्यू अपन माइनस ले ही नहीं पाएंगे, माइनस लोगे -1/2 -1/2 तो वो तो I/2 आ जाएगा, I/2 आएगा तो नॉट डिवाइड, इसलिए माइनस तो ले ही नहीं सकते अपन रूट में, ठीक है ना। सो दैट इज मैग्नेटिक स्पिन। अब अपन कहेंगे भाई ये +1/2 प्लस -1/2 जो है वो उसका कोई क्लासिकल, उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने तो इसलिए लिया कि एक अप स्पिन बताना था, एक डाउन स्पिन बताना था, दैट्स ऑल, इसलिए अपन ने क्वांटम नंबर्स। S is not derived from the Schrodinger equation, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट्स ओनली NLM। अब अपन देखते हैं, ठीक है सर, मतलब अपन एप्लीकेशन देखते हैं, ये जो अपन ने पढ़ा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है। राइट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl एटम। अगर अपन को Cl एटम गिवन है तो उसमें लास्ट, सर क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशन है या स्पिन क्वांटम नंबर का? ऑब्वियसली बात है, क्वांटम नंबर सेट ऑफ लिखा हुआ है ना, सेट तो भाई सभी का होगा फिर, पक्का। तो अपन देख कैसे करते हैं, आंसर लिखते हैं, चलो इसको लिख देना, ऑफ क्वांटम नंबर्स, ऐसे कर देना, हो गया। तो आंसर लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो अगर अपन आंसर लिखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट, हाँ तो ठीक है ना, मैग्नेटिक स्पिन मूवमेंट तो ऐसे हो गया ना, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो एक का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, एक का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, तो बताओ अगर इन दोनों को पैरेलल में पास लाएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, इनके अट्रैक्शन की वजह से ही वो एक ऑर्बिटल में रहते हैं। अपन ने चार्ज थोड़ी कैंसिल किया, अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन छोटा सा मैग्नेट जैसे वेव कर रहा होगा, तो अगर वो मैग्नेट जैसे वेव कर रहा होगा तो एक ऊपर की तरफ एरो लिखते हैं अपन और एक नीचे की तरफ एरो लिखते हैं,
ये बताने के लिए कि उनका मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल हो रहा है, सो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, सो वो एक छोटे से ऑर्बिटल रीजन में दोनों एक साथ रह सकते हैं, इवन दो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। दैट इज द सिग्निफिकेंस। तो मैग्नेटिक स्पिन में अपन ने ये लिखा मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर मैग्नेटिक स्पिन का वैल्यू बताना है तो यही वैल्यू रहेगा, √3/2 h/4π। चाहे इसके लिए एज्यूम कर लो या इसके लिए एज्यूम कर लो। क्यों? नेगेटिव लेके तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इसको, इसमें नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव साइन आएगा। तो अपन कहेंगे भाई मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, चाहे आप नेगेटिव में लिखो या पॉजिटिव में लिखो, मैग्नीट्यूड वैल्यू की इतनी होगी। समझ में आया? दैट इज तो अपन ने मैग्नेटिक स्पिन को कैंसिल किया था। तो अपन ने वहां पर मैग्नेटिक स्पिन में ये कैलकुलेट किया कि एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक स्पिन का स्ट्रेंथ कितना होगा, इतना, तो दूसरे का कितना होगा, इतना ही। एक का पॉजिटिव में दूसरे का नेगेटिव, दोनों में अट्रैक्शन। अब पहले तो अपन को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया। अब अपन को पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ना इसमें प्रेजेंट होगा। अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो 3p को अपन ऐसे बना लेते हैं, ये 3p हो गया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, n का वैल्यू 3rd शेल में है इसलिए मैं 3 लिखने वाला हूं। l का वैल्यू p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इसलिए मैं 1 लिखने वाला हूं। मतलब n = 3 मतलब 3rd शेल, l = 1 मतलब p सब शेल, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में। m का वैल्यू -1 0 +1। हम m का वैल्यू कभी किसी का फिक्स नहीं बता सकते। क्यों? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले इसको फिल करूं, फिर इसको फिल करूं, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था मैंने, तो मैं नहीं बता सकता किसमें, क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम है, मैं किसी को भी कहीं भी लिख सकता हूं, इसलिए m का वैल्यू मैं नहीं बता सकता। तो s का वैल्यू तो बता सकते हैं अपन, s का वैल्यू भी नहीं बता सकते। जब m की वैल्यू नहीं बता सकते तो s का वैल्यू कैसे बताएंगे? तो अपन कहेंगे नीचे की तरफ है तो एरो -1/2 लिख दो। हाँ, तो अपन कहेंगे आप ऐसे लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लो 1 2 3 4 लो 5 ऊपर की तरफ है। अब बताओ क्या करोगे? इसमें पहले अपन ने क्या किया, ऊपर की तरफ फिल किया, फिर नीचे की तरफ फिल किया ना, लेकिन सबकी एनर्जी तो सेम है। मैं पहले नीचे की तरफ फिल कर सकता हूँ, फिर ऊपर की तरफ फिल कर सकता हूँ, इसलिए नहीं। तो n और l का वैल्यू तो अपन एग्जैक्ट बता सकते हैं। m का वैल्यू एग्जैक्ट बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और s का वैल्यू वो तो एरो जैसे लिखा होगा वैसे भी बता सकते हैं अपन, या इलेक्ट्रॉन के एरो से बताना होता है। तो s का वैल्यू तो अपन ±1/2 ही लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इसी में अपन कहेंगे, मान लो कैलकुलेट द सेट ऑफ all quantum numbers for 11th electron of chlorine atom। तो अपन कहेंगे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही हुआ है, आंसर ही लिख देते हैं सीधे। 11th इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, ये फिर से लिख लेता हूँ, 17 होता है, 1s2 2s2 4 हो गए, 10 हो गए। इसमें है अपना 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है अपना 10th इलेक्ट्रॉन, कौन सा 11th इलेक्ट्रॉन, इधर तक 10 हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 11th इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है। अभी 3s में प्रेजेंट है तो अपन बता देंगे भाई ये तो n का वैल्यू हो गया,
L का वैल्यू 0 क्योंकि S में प्रेजेंट है। एक ही बॉक्स बनेगा इसका, क्योंकि S के लिए तो एक बॉक्स बनता है, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो अपन कहेंगे देखो M का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और S का वैल्यू आप जो मर्जी चाहे लिख लें, दोनों में से दोनों करेक्ट, प्लस माइनस 1/2। प्लस 1/2 लिखा होता तब भी करेक्ट था, माइनस 1/2 लिखो तब भी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी लिख सकते। सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, अब आप लिखो कैलकुलेट द set of all 4 quantum numbers for A। मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ, राइट, दैट इज 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, Fe एटम, एटॉमिक नंबर गिवन है मुझे 26, and that is 21st electron of, or we can write the 20th electron of calcium, कैल्शियम एटम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। चलो भाई फटाफट दोनों को कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना होगा। सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर उसके बाद बताओ। आ गया? 1 मिनट सर।
सर 3d6 में होगा ना? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो 1 ये हो जाएगा 20 यहाँ तक, 21 22 23 ये इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, और ये 24 25 ये 26 है। तो ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन की अपन को बात करनी है। तो m का वैल्यू, n का वैल्यू हो गया 3, l का वैल्यू हो गया, s में d में प्रेजेंट है तो 2, और m का वैल्यू हो गया +-2 +-1 और 0, और s का वैल्यू हो जाएगा +-1/2। ये लो भाई, ऐसे ही अपन लिख लेंगे। दैट इज फॉर 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम 4s2 तक ना। तो 4s2 में आ रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 4, l का वैल्यू हो गया 0, m का 0 और s का वैल्यू हो गया ±1/2। अब अपन से पूछ रहा है कोई एक, मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें कहा है कि सर कैन यू टेल मी द फॉर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। चलो भाई अपन 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन की बात करते हैं। सो अपन कहेंगे फॉर 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, सो फॉर सी पॉइंट ले लेते हैं अपन, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम में अपन को पता है भाई, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन होता है 6, 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो गया 2, l का वैल्यू हो गया 1, m का वैल्यू हो जाएगा दैट इज -+1 0 और -1, और s का वैल्यू हो जाएगा +1/2। तो अपन को गिवन है सर इलेक्ट्रॉन, दिस क्वेश्चन इज इन द बुक एंड द आंसर m इज ओनली -1 एंड +1। 0 शुड ऑल्सो बी देयर, राइट? हाँ होगा ना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के बताओ आप, क्वेश्चन भेज दो अपने उसमें, क्योंकि एक बात हो सकता है कुछ और गिवन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, या उसमें कैसे लिखा, उसने ऐसे लिखा होगा ना +-1 प्लस, या उसने लिखा होगा -1 to 0 +1, ऐसे -1 एंड +1 लिखा, -1 to 0 +1 तो 0 आ गया उसमें अपने आप। तो लिखने का तरीका भी हो सकता है, सेंटेंस बोलने का तरीका, वही -1 to +1 तो 0 अपने आप आ गया, राइट? वो आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को पढ़ो और बता देना। अब अपन को ना क्या होता है, तो अच्छा वो कह रहे इट इज गिवन -1 और +1, तो फिर आप बताओ, मतलब क्वेश्चन भेजो, तुम्हारा पढ़ना और मेरे पढ़ने में अलग अलग वो होगा, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब अपन को ऐसे गिवन हो। फॉर p ऑर्बिटल एक्चुअली लिखो, वो क्वेश्चन भेजो भाई अपने ग्रुप में, AP3 में भेज दो, फॉर p ऑर्बिटल। राइट ना, m equal to 0 for pz, m equal to +-1 for px and py। इसको +1 लोगे तो इसको -1 हो जाएगा, इसको -1 लोगे तो इसको +1 हो जाएगा। pz के लिए 0 बता सकते हैं, बट दिस इज एन मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना, और वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा होगा। फॉर d ऑर्बिटल, अगर d ऑर्बिटल है तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसे बता सकता हूँ, m equal to 0 for dz², m is equal to +-1 dxy, m equal to +-2, ये मैं हटाऊंगा भी है। सो ये होता है +-1 +-2, दैट इज फॉर dxy एंड dx² - y², और ये dyz एंड zx इसके लिए होता है। मतलब
ये दोनों लिखने का मतलब है एक के किसी के लिए भी अपन +1 दे सकते हैं, किसी को भी -1 दे सकते हैं दोनों, और 2 इन दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, इनमें 1 नहीं आता। ऐसे इन दोनों में से किसी को 0 नहीं आता, इसको +-1 आता है। अब आप अपना क्वेश्चन भेजो, मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार सबको सुनाता हूँ कि व्हाट वाज द क्वेश्चन है, तुमने क्या समझा और अपन को क्या चाहिए था। अब अपन से पूछा है, write down the 4 quantum numbers of the 5th and the 6th of electrons. For the 5th and 6th of electron. अच्छा, दोनों पूछे ना, दोनों पूछे ना अपन से, है ना? वही मैंने कहा ना कि दोनों पूछे अपन से, तो वो ये कह रहा है कि फॉर 5th and 6th इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो आपने ये 5th इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये बोल रहे हो कि अगर आप दोनों पूछ रहे हो एक साथ, तो आप बता रहे हो ना कि भाई 3 हो गए, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब px और py दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर होंगे ना, तो ये तो अपन को पता है ना। अब आप ऐसे पूछ रहे हो, एक मिनट, अपन को एक बात अच्छे से पता है ना, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, ये pz है जिसके लिए m का वैल्यू 0 होता है, एक +1 होगा, एक -1 होगा। ये pz है जिसमें m का वैल्यू 0 होता है। थोड़ा और वैसे बनाता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ठीक है ना? ये 0 होगा, 0 हमेशा pz के लिए होता है। तो अगर ये px है तो ये py होगा, अगर ये px है तो ये py होगा। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताना तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करूंगा, मतलब या तो px होगा या फिर py होगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में या तो px होगा या फिर py होगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन कह रहे हैं कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन इसमें फिल कर सकते हैं। अगर एक एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहेंगे पहले एक फिल कर लो, तो px या py में फिल कर देना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन pz में फिल कर लेंगे, इसमें फिल नहीं करेंगे। तो जो अपन को आंसर दे रखा है मैंने, राइट डाउन द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द 5th and 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने लिखा दैट इज n equal to 2, p में प्रेजेंट था, n equal to 2 लिखा अपन ने, l equal to 1, ठीक है, और m equal to -1 और +1 अगर px में है तो, px या py में है तो 6th इलेक्ट्रॉन को उन्होंने m equal to 0 लिखा, मतलब pz में। और यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, 4 क्वांटम नंबर लिख के छोड़ दिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि pz जो है m equal to 0 में तभी लिख सकता हूं जब वो pz में हो, नहीं तो नहीं बता सकते आप। अब pz मतलब वो यहाँ से फिल कर रहा होगा ऐसे, तो भाई इसको मान लो आप 6th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन जो px और py में आ गया, और इसको मान लो आप 6th इलेक्ट्रॉन जो pz में ही होगा। अगर फिर और इलेक्ट्रॉन होते तो मैं इधर फिर px और py में, इसलिए उसने ऐसे लिखा। बट वहां पर कहीं मेंशन नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में पूछ रहा है। अगर मेंशन नहीं है तो अपन नहीं बता, फिर तो नहीं बता पाएंगे अपन कि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो, क्योंकि अपन ये सब मैग्नेटिक फील्ड में ही बता सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना pz के लिए 0, ये सब अपन मैग्नेटिक फील्ड में ही बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। बताऊंगा तो वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है? वो गलत हो जाएगा, ऐसे पूछेंगे भी नहीं फिर से, ठीक है? वो मैग्नेटिक फील्ड में ही पॉसिबल है। चल भाई, नेक्स्ट अपन लिखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, which of the following set of quantum numbers, the following set of quantum numbers, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होता है, set of quantum numbers is incorrect, या फिर अपन उसे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इनकरेक्ट या फिर नॉट पॉसिबल ऐसे बता सकते हैं अपन। तो एक लिख लेते हैं अपन ऐसे। अपन लिखेंगे n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू ±1/2 है। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू अपन कहेंगे 0 है, m का वैल्यू अपन कहेंगे 1 हो गया, s का वैल्यू हो गया ±1/2 हो गया। n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू अपन कहेंगे 1 है, m का वैल्यू 2 है, ऐसे s का वैल्यू ±1/2 है। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू -2 है और s का वैल्यू +1/2 है, ±1/2। n का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू भी 0 है और s का वैल्यू +1/2 है। n का वैल्यू फिर अपन ले सकते हैं, थोड़े से और ले लेते हैं अपन। n का वैल्यू अपन कहेंगे भाई इसमें सपोज 3 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 0 है, -1/2। और फिर अपन को एक गिवन है दैट n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू भी 4 है और m का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू +-1/2। Which of the set of quantum numbers is not possible? Sir, second. ठीक है, बताओ, मतलब सारे कैलकुलेट कर लो आप, फिर अपन देख लेते हैं एक बार। सब लोग भी टाइम मिल जाएगा सब लोगों को कैलकुलेट करने का, तो अपन बता देंगे। Following set of quantum number is not possible. एग्जाम में अपन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे फाइनल एग्जाम में। हो गया। शुरू करें। Yes, sir. पहली बात तो अपन ये रखेंगे याद कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, और l का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा m की वैल्यू से। l का वैल्यू जो होगा, एक मिनट, उसमें भी अपन ऐसे कर देते हैं। m का वैल्यू जो होगा, n का वैल्यू ऐसे कर लेंगे अपन और ये ऐसे कर लेंगे। अब देखो, पहले मैं ना सबशेल लिख लेता हूँ। 2s का मतलब है ये n का वैल्यू 2 और ये l का वैल्यू 1, मतलब 2p की बात कर रहे हो। 3 l का वैल्यू 0 s के लिए होता है, 3s की बात कर रहे हो। ये 4p की बात कर रहे हैं। ये 3 f l का वैल्यू तो f के लिए होता है, l का वैल्यू 3। ये 5s है,
ये 3p है, ये 4g है। अब पहली बात तो ये कि 3 में f नहीं होता, इसलिए तो गलत ही हो जाएगा। 4 में g नहीं होता, मतलब फोर्थ में अगर फोर्थ शेल है तो उसमें g नहीं होगा, 4 में मैक्सिमम f तक हो सकता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि l का वैल्यू, मतलब n का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा l से, n का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा l से। तो ठीक है, मतलब ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये इक्वल थे, इसलिए गलत हो गए। 3 में f नहीं होता, 4 में g नहीं होता। अब अपन बात करते हैं इसकी। इसमें l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, ये करेक्ट है। l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता उससे, इसलिए सेकंड गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि m का वैल्यू l से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। ये तो गलत था ही। ये l का वैल्यू 0 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। l का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, l का वैल्यू 4 तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन इधर वाले पार्ट में गड़बड़ था। तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा और सेवेंथ नहीं होगा। दिया था, नॉट पॉसिबल, ये इनकरेक्ट जो है अपन को पता चल गया, ये हो गया। इस टाइप से ही अपन को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस इसी टाइप के लिए अपन ने क्वांटम नंबर्स इतना सारा पढ़ा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, राइट। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, ये क्वांटम नंबर्स हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन ने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि पहले अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अब अपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा, अब अपन बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्योंकि ये इससे कोरिलेटेड है और ये इससे कोरिलेटेड है, ये सब आपस में कोरिलेटेड है। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां से अब यहां भी जाऊंगा, मतलब क्वांटम नंबर्स की भी बात करूंगा, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करूंगा। तो ये अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ा ताकि अपन अच्छे से फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू कर पाए, दैट इज अ वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, wave mechanical model of atom. There is a next model of atom, model of atom. और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल, मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, तो ठीक है, ये जो वर्ड होता है ना क्वांटम मैकेनिकल, सो क्वांटम मैकेनिक्स इज, quantum mechanics is a branch of science, is a branch of science which deals with the particle as well as wave nature of matter, with the particle as well as wave nature of matter, nature of matter, उससे डील करता है, wave nature of matter। ठीक है ना, so which deals with the particle as wave nature of matter. Schrodinger used this information, to explain model of atom. He gave a mathematical equation,
mathematical equation to explain the behavior of electron around the nucleus. और उसका जो द मॉडल जो था ना उसको अपन कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल. सो मैथमेटिकली जो इक्वेशन था उसका मैथमेटिकली वो इक्वेशन उसका था d² psi ओवर d, और वो भी कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव था. इट इज नॉट, अगर अपन d लिखेंगे तो वो कंप्लीट डेरिवेटिव होता है, डेल लिखते हैं तो पार्शियल डेरिवेशन होता है. सो del² psi ओवर del x² plus del² psi over del y² plus del² psi over del z² plus 8 pi square m upon h² into e minus v psi equal to 0. That is the equation. सर नहीं समझा. हमने तो समझा ही नहीं, समझोगे कहाँ से, है ना? समझाने के लिए तो वेट करना होगा. तो अपन क्या करेंगे, उसने अपन को बताया कि ये इक्वेशन जो है, और अपन को इक्वेशन नहीं पढ़ना, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना नहीं है अपन को. मैं तो थोड़ा सा, इसका बहुत छोटा पार्ट है जो अपन को पढ़ना है. मैं तो आपको मतलब एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मतलब होगा क्या अगर कोई इधर उधर से कोई क्वेश्चन देता है तो थोड़ा आप उसको समझ पाओ. वो बात कर रहा है बहुत बड़े साइंस की. क्वांटम मैकेनिक्स तो एमटेक वाले समझते हैं, बीटेक वालों को भी नहीं आता. अच्छे से जो आईटी में पढ़ते हैं ना बीटेक वाले, उनको भी नहीं आता. एमटेक वाले तो एमटेक में पढ़ाया जाता है थोड़ा, तो अपन को थोड़ा सा बताएंगे, अगर दिया है तो अपन समझेंगे. वो क्या कहता है कि जैसे आप वेव्स बनाते हो ना, वेव मैकेनिकल मॉडल, मैं वैसे एटम को बनाऊंगा. ठीक है ना? मैं सिर्फ उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो वो उसने क्या सोचा होगा. अपन को पढ़ना नहीं है क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल थोड़ी आने वाला. सॉल्व करो ये इक्वेशन, कुछ नहीं सॉल्व करना, बस उसके पार्ट्स अपन को पता होना चाहिए क्या क्या है. अपन देखते हैं पहले हैं एक वेव बनाते हैं. देख भाई ये है एक वेव, ये ऐसे वेव बनाया अपन ने, तो ऐसे भी बन सकती है, तो ऐसे वेव बना देंगे. तो वो कहता है जैसे वेव में ऐसे आता ना, अप डाउन अप डाउन अप और डाउन. आपने डिफरेंशियल जो डिफरेंशिएशन अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, मैथ्स और फिजिक्स में, उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई ग्राफ अपने पास ऐसे है तो अपन उसके लिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं. आप डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेते हो कि इस ग्राफ का एरिया कितना है, ऐसे ऐसे ऐसे. उसी के लिए तो डिफरेंशिएशन यूज होता है. भाई इंटीग्रेशन क्यों यूज होगा, तो अपन कहते हैं इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे है तो हमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं. लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे है और इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करके ही करना पड़ेगा. वो इंटीग्रेशन का यूज है. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ये यूज है अपने लिए. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे उसने कहा देखो जैसे इसमें अप और डाउन आता ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और यहाँ पर तो अब ये जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा फिर एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा फिर कम होगा, इधर इक्विलिब्रियम आता है एम्पलीट्यूड से वेव का. तो वो कहता है देखो जहां ये किसी एक क्वाड्रेंट पे ले लो, किसी एक एक्सिस पे, जहां ये अप है ना, इधर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप इसमें ना शेल बना लो. ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है. सर लेकिन क्यों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो शेल की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वेव से. जहां वेव का अप क्रेस्ट आया वहां शेल है, जहां ट्रॉ आया वहां शेल है, जहां क्रेस्ट आया वहां शेल है, जहां ट्रॉ आया वहां शेल है. तो यहां पर क्रेस्ट ट्रॉ आया ना, लेकिन यहां पर तो वो क्रेस्ट है ना, इसलिए इसको वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, क्योंकि उसने वेव से बताया यहां इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन है जहां मिनिमम आया, यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्योंकि वहां शेल है जहां मैक्सिमम आया, जहां मिनिमम आया वहां शेल हो सकता है, जहां मैक्सिमम आया वहां शेल हो सकता है,
जहां मिनिमा आया वहां शेल हो सकता है, तो उसने अपन को शेल के पोजीशंस बताए बाय वेव, उसने वेव के फॉर्म में अपन को शेल के पोजीशन बताए थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल, इसलिए अपन उसे वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। तो अगर हमें कभी सिर्फ ऐसे पढ़ना है तो अपन डेरिवेटिव करते हैं, और अगर फिर नीचे की तरफ भी पढ़ना है तो उसको फिर फिर अपन को डिफरेंशिएट करना है, उसको अपन कहते हैं डबल डेरिवेटिव। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, तो अपन कहेंगे dx आ गया, सपोज अपन लेंगे इधर y हो गया और ये z हो गया ऐसे, या t लिख लेते हैं अपन, तो अपन लिखते हैं dx, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है dx अपॉन dt ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं अपन। खैर मैं उस डिफरेंशिएशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हमें वो टाइम वेस्ट करना, मतलब मुझे उसमें जाना भी नहीं है, सीधे सीधे बात। तो उसमें उसने ये कहा कि भाई देखो, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढोगे, मैं तो यहां भी वेव बना सकता हूं, वो कहेगा, तो सभी जगह बन सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए अपन उसे कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। वेर अब इस इक्वेशन के पार्ट लिखते हैं अपन, डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, शाई जो होता है ना, ये शाई, इसको अपन ऐसे बोलते हैं, शाई इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ वेव। ये जो शाई होता है ना, इसमें ये सिर्फ एम्पलीट्यूड है वेव का, ये एम्पलीट्यूड था, मतलब एम्पलीट्यूड हमारे लिए तो, लेकिन वो मैक्सिमम हो जाएगा ना, एम्पलीट्यूड जो होगा मैक्सिमम, ये रीजन का मैक्सिमम जो होगा वो अपन को शाई हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इधर होती है इलेक्ट्रॉन की, तो डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ये सिग्निफाई करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, ये होता है डेल का मीनिंग। और इसमें शाई तो वेव फंक्शन वो देख लिया अपन ने, दैट इज द एम्पलीट्यूड। पाई अपन को पता है क्या होता है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट, E इज टोटल एनर्जी ऑफ द शेल, मतलब हर एक शेल का अलग अलग एनर्जी होता है, अपन को पता है, E is energy of shell and capital V जो लिखा अपन ने ये, that is the potential energy of shell, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। This equation is solved, this equation is solved to get the value of psi and E, by which we can predict the probability of finding the electron, probability of electron in a region around the nucleus. The solution of equation, the solution of equation for psi and E gives set of quantum number n, l and m, ये देता है अपन को। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके psi और E के वैल्यूज से अपन को, E से अपन को मिल जाएगा n, और psi से अपन को मिल जाएगा l और m इजीली। थोड़ी देर पहले अपन ने psi लिखा भी था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन। तो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ psi एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ E किसी भी एनर्जी से। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर्स निकाले थे
वो क्वांटम नंबर्स हमें आना चाहिए, इक्वेशन आने की जरूरत नहीं कि भाई ये इक्वेशन बना के दिखाओ, इसका डेरिवेशन दिखाओ। डेरिवेशन हमसे ले लेना, मेरे पास है, ठीक है ना। तो उस बुक से आप आराम से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है वो डेरिवेशन, तभी तो नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं खुद पढ़ाता हूँ। हाँ, उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, दैट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज श्रोडिंगर इक्वेशन। सर 1 मिनट, आप बैक पेज में जाएंगे? ये लो श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सारा पार्ट में जब मैं तुम्हें भेज दूंगा ना पीडीएफ बना के। इसके यस सर, थैंक यू सर। इसके रिप्रेजेंटेशन अपन से पूछ सकते हैं, मतलब उसमें ये आएगा, एक ऑप्शन में ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन, ऐसे पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं करना। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करोगे कि एक्स वाई एन एल एम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला अपन से। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय h स्क्वायर इंटू e माइनस v psi इक्वल टू 0, वेर ये जो डेल्टा जैसे बना रखा है इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर एंड रिप्रेजेंट जो डेल्टा स्क्वायर है ना इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। सर वो डेल्टा उल्टा क्यों है? कौन सा डेल्टा उल्टा है? फर्स्ट वाला। डेल्टा उल्टा कहाँ लिखा? डेल तो मैं सीधे ही लिख रहा हूँ। सर मतलब ट्रायंगल उल्टा है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा तो लग रहा है, ऐसा वाला तो और भी खराब लगता है, ऐसा वाला देख अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है अच्छा। मतलब वो कुछ सिंबलाइज नहीं करता ना। नहीं, ऑपरेटर है वो, अगर अपन सीधे लिखेंगे ना तो फिर अपन उसे डेल्टा क्यों बोलेंगे, वो तो गलत हो जाएगा, है ना। वो लैप्लेशियन ऑपरेटर, कोई अपना ऑपरेटर बनाएगा तो उसे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। नहीं तो अपन डेल्टा पढ़ेंगे, फिर उसको अपन ऑपरेटर क्यों पढ़ेंगे, है ना। इसलिए उसने ऐसे अपना लैप्लेशियन ऑपरेटर। हाँ। तो अगर अपन देखेंगे तो देखना उसने क्या किया, ये शाई कॉमन ले लिया इन तीनों से और बाकी पार्ट को उसने लैप्लेशियन ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया ये तीनों में से, अब बना दिया, उस पार्ट को लिख लिया उसने, देखो उसने इसको बना, वो कॉमन ले लिया और बाकी बचे हुए पार्ट को उसने डेल स्क्वायर कर दिया। ऑल्सो बाय द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी ले लेते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी बाय द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वो h से डिनोट करते हैं द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये अलग है, द श्रोडिंगर equation is represented as represented as h cap psi is equal to e cap psi, ऐसे भी रिप्रेजेंट, मतलब ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन ये ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा यही है। तो इसमें ई तो था ही, अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो बता भी सकते हैं इससे कि एच बताओ क्या होगा, जैसे डेल ऑपरेटर ये होता है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेना और एच बता देना क्या है, बोले तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, करूं क्या? यस सर। सर क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ हाँ, मतलब डेल का वैल्यू आ गया तो वैसे डेल का वैल्यू पूछेंगे नहीं, पता मुझे नहीं लगता पूछेंगे, वो तो मैं इसलिए कि भाई ये पूछ सकते हैं करेक्ट बताओ क्या होगा, डेल का वैल्यू नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से। डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर
इतना तो 100% नहीं आने वाला, ये तो मुझे पता है ना। तो अपन इसको ईवी और शाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे ना, इसको तो इस तरफ ले जाते हैं और इसको ना क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो डेल स्क्वायर शाई और इसको अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले अंदर। 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई शाई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी शाई। मुझे ई चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ चाहिए, तो आई विल राइट दैट कि भाई ये इक्वल टू 0 है। तो मैं लिखूंगा, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ। तो 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर वी शाई, ये उधर लेके गया, और इसको माइनस डेल स्क्वायर शाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू क्या, डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई शाई। अब इसमें से शाई कॉमन ले लेते हैं और बाकी देख लेते हैं अपन इसको। पहले तो अपन इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू वी शाई माइनस डेल स्क्वायर शाई, ये आ गया अपने पास। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, तो अपने पास आ गया ई शाई। बाकी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो अपन कर लेते हैं इसको। तो बता देते हैं, ये इधर बाकी एच ले लेते हैं, तो इधर शाई है, इधर भी शाई है, और मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो जाएगा ना, कर लोगे फिर तुम, राइट। तो अपने पास सर सेकंड स्टेप में डाउट। सेकंड स्टेप में डाउट है, ये लिखा अपन ने सर सॉरी थर्ड वाले। थर्ड वाले स्टेप में डेल स्क्वायर शाई। तो अपन इस वाले को उधर ले गए, अच्छा ई नहीं, इधर वी आना चाहिए था। इस वाले को नहीं, इधर वाले को उधर ले गए तो प्लस हो गया, और इसको भी उधर ले गए तो माइनस हो गया। नहीं है, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ किया मैंने, ऐसे लग रहा है। ये शायद ये सर वो और वो एच स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसा है, नहीं समझा। रुक जाए, सर वो 8 पाई स्क्वायर बाय m बाय h स्क्वायर रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे प्लस में कुछ गड़बड़ हुआ है इधर, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम लोग कर लोगे अपने आप, मुझे कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया ही है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि प्लस माइनस सब गड़बड़ हो रहे हैं ना। एक मिनट रुक जाओ, अपन कर लेते हैं उसको पहले ना, मैं थोड़ा इजी कर लेता हूँ उसको। मुझे लग रहा है मल्टीप्लिकेशन करके मैंने काफी ज्यादा वैसे कर दिया। अपन ऐसे करते हैं ना, इसको उधर ले जाते हैं। सो अपने पास आएगा 8 पाई स्क्वायर एम, क्योंकि मैंने ज्यादा ही मल्टीप्लाई कर दिया, इतना थोड़ी होता मल्टीप्लाई, मुझे लग रहा था ऐसे कि कुछ ज्यादा ही कर दिया यार। डेल स्क्वायर शाई कर दिया, इसको उधर ले जाना, इतना सारा क्यों करना, मल्टीप्लाई करो ना इधर, एच स्क्वायर अपन 4 पाई 8 पाई स्क्वायर एम, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेल स्क्वायर शाई आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई स्क्वायर शाई वी शाई, ई शाई और वी शाई आ गया अपने पास। तो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल्टा स्क्वायर शाई, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस हो गया, भाई ई शाई आ गया, एच स्क्वायर अपन 4 एम 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर शाई प्लस वी शाई आ गया। शाई को बाहर निकाल देते हैं, शाई को बाहर निकालेंगे तो विल गेट शाई, और बाकी बचा हुआ पार्ट अपने पास होगा डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर प्लस बी। तो इस वाले पार्ट को एच बोल देते हैं, ई शाई इज इक्वल टू एच शाई कर लेते हैं, तो ये एच हो गया। कैप लगा लो दोनों तरफ, ये
हैमिल्टन ऑपरेटर बन गया। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा, उसमें मल्टीप्लाई करके पता नहीं क्या क्या दिख रहा था मुझे। पक्का अपन को पता था ना कि ये ई अपन को एक तरफ लेके जाना, तो इसको लेके जाओ ना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इजीली आ गया। तो एच अपन को पता चल गया, एच कैप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी लगाया गया एच आ गया, राइट। सो Yes, sir. तो क्या अब ये कोई पूछने वाला नहीं है अपन से, इसलिए वो कैजुअली मैंने वैसे बता दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या पूछेंगे अपन से। द अबव इक्वेशन of Schrodinger is represented in Cartesian coordinates. X, Y, Z. These are Cartesian coordinates. But we know that atom is spherical in shape. So it must be represented by polar coordinates. R, theta and phi. सबको पता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर 3D स्ट्रक्चर? 3D नहीं पता। अगर मान लो मेरे पास कोई 3D स्ट्रक्चर पता है, जैसे मान लो मैं अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, कोई बात नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अब सिंस तुम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब इससे मेरा टाइम बहुत जाएगा, लेकिन ठीक है चलेगा। अपन को एक बात पता है, अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं प्रेजेंट है क्यूब में, मान लो इस इधर प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाने के लिए अपन क्या करेंगे कि भाई एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, इसमें मान लो सेंटर है, आप क्यूब का सेंटर ले लो, तो क्यूब का सेंटर ना इस एक्सिस पे लाई करेगा, क्यूब का सेंटर इस एक्सिस पे लाई करेगा। ये तो सबको समझ में आया ना कि क्यूब का सेंटर उधर एक्सिस पे लाई करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर क्यूब का सेंटर इधर लाई करेगा और मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई इतना तो मैं एक्स एक्सिस पे, इतना तो एक्स एक्सिस के अलाउंग चलूंगा मैं, और इतना मैं जेड एक्सिस के अलाउंग चलूंगा, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस के अलाउंग आऊंगा। भाई अगर मान लो क्यूब का एज लेंथ ए है, तो मुझे क्या करना है, इस सेंटर से न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इससे इसका सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करो या इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो, बात एक ही है, क्योंकि ये आपने सेंटर पॉइंट ले रखा है, क्यूब का सेंटर पॉइंट। तो अगर मान लो मुझे इस सेंटर से क्यूब का सेंटर पॉइंट में आना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से इस एक्सिस पे, अब ये एक्सिस और एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो मैं कहूंगा एक्स एक्सिस पे चलूंगा मैं कितना, a/4, वाई एक्सिस पे कितना, ये जेड एक्सिस इसके पैरेलल है, ये जेड एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, जेड पे कितना चलूंगा, a/4 नहीं a/2, और ये भी a/2, और नीचे की तरफ भी कितना होगा, तो नीचे की तरफ जो है वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, तो a/2। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कर सकते हो कैलकुलेट? हाँ जी, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू कितनी होगी, ये क्यूब है, कर सकते हो?
आया ना तो बोलो, हाँ हाफ ऑफ लो वगैरह की सर इतना करने की जरूरत क्या थी, सीधा बॉडी डायगोनल बोलते और हाफ बता देते, हम कैलकुलेट वैसे ही कर लेते हैं भाई, इधर से लेके इधर सर आप तक। वापस से इस पार्ट को समझाएंगे ये वाला? ये वाला, हाँ यस सर। भाई, आपको एक क्यूब के सेंटर पे जाना था, सेंटर पॉइंट पे, तो आपको ऐसे गिवन था, एक वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था, और एक ये एक्स एक्सिस था। तो जब आप न्यूक्लियस से इसका पॉइंट अगर ढूंढोगे तो इस पॉइंट पर जाने के लिए आप एक्स, वाई और जेड लिखोगे। अब ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन में नहीं है, उससे बाहर है, तो अपन कहेंगे अगर इस पॉइंट पे जाना है तो क्या करोगे, तो अपन कहेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये लो, तो इस परपेंडिकुलर के हिसाब से ये हो गया अपना न्यूक्लियस से डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, ये हो गया अपना डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस, मतलब इससे जेड के पैरेलल ना ये जेड एक्सिस, और ये हो गया डिस्टेंस अपना, ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसको इधर लेके जाओगे तो उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए बी है अगर, तो ए बी विल बी, मतलब ये और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये प्लेन है, एक ही प्लेन है ये, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। अब बताओ इनके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है तो इसका डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप मुझे एक्स वाई और जेड के डिस्टेंस दे दो, मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूंगा। अब डिस्टेंस पूछा थोड़ी था मैंने, वो डिस्टेंस बता रहा है कि इतना हो गया, डिस्टेंस थोड़ी पूछा मैंने, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3D स्ट्रक्चर था। अब वो ये कह रहा है कि भाई इसमें ना, ये तो तब अच्छा है ना, इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से कैलकुलेट करना तो तब ठीक है जब वो क्यूब जैसे हो, उसमें स्ट्रेट लाइंस हो। एटम में थोड़ी स्ट्रेट लाइन होती है, एटम तो स्पेरिकल होता है, और स्पेरिकल होगा तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से क्यों कर रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स लो ना, एंगल वगैरह लेके, एंगल लेने चाहिए आप। तो अपन ने कहा ठीक है एंगल ले लेते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह वो क्या कर रहा था, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले रहा था, और अपन को क्या करना चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे, तो अपन कहेंगे भाई एक फुटबॉल जैसे अज्यूम कर लेता हूँ स्फीयर, और उस फुटबॉल जैसे स्फीयर में, है ना, अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि सपोज अपने पास ऐसे गिवन है ना भाई, पहले तो अपन एक्सेस अज्यूम कर लेते हैं, ये एक एक्सेस हो गया, ये अपन मान लेंगे भाई इधर से, और फिर अपन कर लेंगे एक, ये एक्सेस हो गया, एक इधर से एक्सेस ले लेते हैं, एक एक्सेस ये हो गई और एक एक्सेस अपन यहां से ले लेते हैं भाई, ये न्यूक्लियस हो गया अपने लिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई स्फीयर में इसको ले लेते हैं अपन जेड एक्सेस, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सेस, और इसको ले लेते हैं वाई एक्सेस। अब जिस रूम में तुम बैठे हो ना, जिस कॉर्नर का दोनों वॉल के साथ एंगल 90 बन रहा हो ना, तो आप वहां पर एक कोई भी अज्यूम कर लो, मतलब अपन एक कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं ऊपर, मतलब ऐसे कॉर्नर पे एक ऐसे आप अज्यूम कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। तो अपन भी क्या करते हैं, एक ये 3D, अगर अपन चाहें तो क्यूब बना सकते हैं, इसमें ऐसे बना के क्यूब बना देंगे, लेकिन अपन को पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि देख भाई अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये है और वो इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड, वो 3D स्पेस में बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, मतलब वो कहीं इन सब के बीच में, रुक जाओ मैं उससे बताता हूँ ना, ऐसे बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, रुको 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 रुको, मेरे पास मार्कर है, मैं क्यों मतलब परेशान हो रहा हूँ, इतनी देर में तो बता देता यार, मतलब 3D स्ट्रक्चर देख, अपन ऐसे बोल रहे हैं, अपन ने ये जेड एक्सेस अज्यूम कर लिया ऊपर, ये y हो गया तुम्हारी, मतलब हमारी तरफ, और ये x हो गया। अब अपन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बोल रहे जैसे ये z है और ये x है, अपन इनके प्लेन में थोड़ी बोल रहे हैं, अपन तो यहां बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां है। अब बताओ इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, तो अपन ने पहले क्या कैलकुलेट किया था,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब अपन से कहा जा रहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ना, इसका टिप है पेन का जो टिप है वो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर पेन का टिप इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो इससे कैलकुलेट कर लूंगा कि मैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना, तो अब डिस्टेंस बता दो। तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना है, तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ये ले लेता हूं, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आ गया, इसको मैं लिख देता हूं आर। तो मैं कहूंगा ठीक है, आपने ऐसे आर बना दिया एक डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब मैं क्या करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप एंगल वगैरह से बताओ, तो इसका z के साथ कितना एंगल बन रहा है, एक एंगल तो मैं वो ले लेता हूं कि इसका z से कितना दूर है, वो एंगल मुझे पता चल जाएगा। तो मैं ये एंगल है, एंगल बन, ये मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है ना, z के साथ कितना एंगल बन रहा है। अब मैं कहूंगा कि भाई इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो इन दोनों के प्लेन में इधर तक आए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, जो इन दोनों के प्लेन के बीच में, मतलब x और y के प्लेन के बीच में आए वो परपेंडिकुलर ऐसे। तो अपन ने कहा ठीक है, उसको ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये लो भाई, अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है ना, जो xy प्लेन में आ रहा है ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे था, तो यहां से लेके xy प्लेन में आए ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इन दोनों के प्लेन में आए, इन दोनों के प्लेन में, बट इससे परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया। अब इस परपेंडिकुलर को अपन क्या करते हैं, इससे भी जोड़ते हैं और इससे भी जोड़ते हैं, लेकिन जब अपन इस परपेंडिकुलर को इससे ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन करो कि आपको y दिखे। अपन कहेंगे देख, y के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन, ये y के पैरेलल, तो ये y एक्सिस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक और लिखते हैं अपन ऐसे, ये तो यही रहेगा है ना, y से पैरेलल हो गया, और एक अपन यहां से ले लेते हैं बिल्कुल x के पैरेलल हो गया, ये अपन ऐसे। तो अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये अपन को पता चल गया अब y कैसे है। तो अपन देखो यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अपन कहेंगे ये y एक्सिस हो गया, ये और ये x पैरेलल है तो ये इसका x एक्सिस हो गया, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है o से लेके b का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a से लेके c का डिस्टेंस, और bc विल बी इक्वल टू oa, वो अपन को पता है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो अपन क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इससे लेके इस तक की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इससे फायदा क्या, इससे अपन को एक एंगल मिल जाएगा, ये कि भाई x के रिस्पेक्ट में इसका कितना एंगल है, तो ये अपन को एक एंगल और पता चल गया जिसको अपन फाइंड लिखेंगे। तो अब फायदा क्या है इससे, तो अब अपन कहेंगे देखो, अब इससे मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, क्योंकि अब आप बताने वाले हो एंगल्स। जैसे मान लो अपन कहेंगे इधर अपन करते हैं z कंपोनेंट, तो अपन कहेंगे देखो सर ये थीटा है, अगर मैं इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर है, ये z कंपोनेंट है, मतलब ये वाला, ये जो c और p है ना, दैट विल बी इक्वल टू q एंड o। अगर मैं इसको q लिखता हूं तो ये q और o के बराबर होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो अपन कहेंगे r मुझे पता है, थीटा मुझे पता है, तो z क्या हो जाएगा, ये वाला, तो अपन कहेंगे z विल बी इक्वल टू r cos थीटा। लो भाई आ गया मेरे, मुझे थीटा बताओ, मैं बता देता हूँ z कंपोनेंट कितना है। r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो z मैं बता दूंगा कितना आएगा, क्योंकि cos थीटा ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज और बेस अपने पास z हो गया, हाइपोटेन्यूज अपन को r गिवन, cos थीटा x इक्वल टू होता है, दैट इज, अब मोस्टली अपन से z कंपोनेंट ही पूछेंगे, क्योंकि बाकी में थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर पूछेंगे तो z कंपोनेंट बोले पूछेंगे, वेयर अब यूज्ड टू राइट दैट थीटा इज r इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, थीटा इज ज़ेनिथ एंगल, और phi इज azimuthal एंगल। और इसमें जो y होगा दैट विल बी इक्वल टू r sin थीटा sin phi, और जो x होगा दैट विल बी r sin थीटा cos phi।
ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये अपन से नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं क्योंकि साफ साफ अपन को दिख रहा है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, वो अपन से पूछ। बाकी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज है उसको अपन को पढ़ने की जरूरत है, इतना अपन ने अभी पढ़ा भी नहीं। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो अपन से मोस्टली ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में, व्हाट इज जेड कंपोनेंट, करेक्ट जेड कंपोनेंट, या इक्वेशन पूछ लेंगे सीधा, आर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो पूछ लेंगे, लिखने के लिए नहीं बोलेंगे कैलकुलेट करके दिखाओ, वो सब नहीं। सो दैट इज अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन, इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, फिर आज इतना ही, थैंक यू। ठीक है।